अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन 3 में हम जानेंगे कि केयरिंग हाउस में तरीका इलाज क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुर्रतुल ऐन। जी मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी सारा। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साइकेट्री यूनिट में 80-20 के मुताबिक इलाज किया जाता है। इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 इक़दाम का एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, जिसके अंदर जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी तरबियत शामिल है। अच्छा मैडम, आप अभी बता रही थी कि जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तरबियत, ये क्या चीज़ है? आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन करें। 3 स्टेप ट्रीटमेंट प्लान के अंदर जिस्मानी ग्राफ सबसे पहले आता है। जब हमारे पास ज़हनी मरीज़ आते हैं, नफ्सियाती मरीज़ आते हैं, उस वक्त उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी भी होती है, मैले कुचैले होते हैं, पैटर्न बोलचाल का, डाइट का ख़राब हो चुका हुआ होता है। वार्ड के अंदर जो हमारे डॉक्टर हज़रात होते हैं उनका मुआयना करते हैं, जिस्मानी मुआयना किया जाता है और उसके मुताबिक अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं। दूसरे मरहले में नफ्सियाती जायज़ाकारी की जाती है, अलामात की जांच पड़ताल, उनकी दौरानिया, अलामात कब से शुरू हुई और फैमिली से हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट मुरतब करके साइकेट्रिस्ट, वो डॉक्टर्स जो ज़हनी अमराज का इलाज करते हैं, उनको दी जाती है और वही इसकी अद्वियात तजवीज़ करते हैं। यहाँ पर किसी भी फ़िरके या मज़हब को फ़रोग़ दिए बगैर मरीज़ की ज़िंदगी को रूहानी तौर पर अबतर किया जाता है। रूहानी इलाज से मुराद कुरान पाक का सहारा, 5 वक्त की नमाज़ें, मज़हबी और अखलाकियात पर दर्स है। अच्छा कुर्रत, जब कोई पेशेंट आपके पास वार्ड में आता है, वो ये शिकायत करता है कि मुझे फ़ीवर है या गला ख़राब है, खांसी है, तो आप क्या करती हैं? बिल्कुल ज़ारा, हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, वो हमसे शिकायत करते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह मौसमी तब्दीलियों की वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम उनको डॉक्टर्स, हमारे पास डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, हम उनके पास उन्हें रेफ़र कर देते हैं, जो उनको अद्वियात तजवीज़ करते हैं और उनकी पूरा कोर्स चलता है अद्वियात का। ये काउंसलिंग क्या है? क्या काउंसलिंग में ही थेरेपी की जाती है? जी सारा, काउंसलिंग के अंदर ही थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। काउंसलिंग असल में, काउंसलिंग या थेरेपी असल में ये होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है शुरू में, वो बहुत ज़हनी अमराज की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग होता है, टर्मोइल होता है, इस वजह से उनके काउंसलिंग की जाती है। किसी पेशेंट को एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, तो उस चीज़ में भी आप उसको काउंसिल करती हैं? जी ज़ारा, हम काउंसलिंग में मरीज़ के अलामात और उनकी ज़हनी पेचीदगियों का जायज़ा लेते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग के अंदर थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर काउंसलिंग के अंदर हमारे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रैपो बिल्डिंग, साइको एजुकेशन, हिस्ट्री टेकिंग और फिर उसके फर्दर हम आगे चलते हैं। अच्छा, रैपिड बिल्डिंग क्या चीज़ है? इसमें आप क्या करती हैं पेशेंट? ज़्यादा रैपिड बिल्डिंग में ये होता है कि मरीज़ की काउंसलर के साथ एक एतमाद का रिश्ता होता है, जिसे बहाल करना होता है, ताकि मरीज़ अपने काउंसलर को, अपने जो थेरेपिस्ट है या उसका जो साइकोलॉजिस्ट है, उसको अपने मसाइल बता सके, अपनी ज़हनी हालत के बारे में आगाह कर सके। ठीक है। अच्छा, ये जो साइको एजुकेशन है, आप मरीज़ को क्या साइको एजुकेट करती है? मतलब आप पेशेंट को ये भी बता रही होती हैं कि उसको ये बीमारी है और उसे कैसे उस बीमारी से लड़ना है, तो ये आप कैसे पेशेंट को सिखाती हैं? जी सारा, ये हमारे इलाज का एक हिस्सा होता है साइको एजुकेट करना, जिसमें हमने मरीज़ को बताना होता है, क्योंकि अक्सर हमारे जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, उनको अपने बारे में इतना इल्म नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, या जो उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात ना मानना, भूख की कमी, इस तरह के जो भी अलामात है उनको नहीं पता होता इसके बारे में। सबसे पहले उनकी आगाही दी जाती है, साइको एजुकेट को हम आगाही कहते हैं, उनको इब्तदाई आगाही होती है ये अलामात के लिए, और उसके ट्रीटमेंट प्लान के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, और साइको एजुकेट ये इसी चीज़ को, मतलब हर चीज़ से आप मरीज़ को बताती हैं, साइको एजुकेट करती हैं कि इस पेशेंट को ये मसले हैं, या उसको आप बता रही होते हैं कि इस मरीज़ को ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर ही वर्ड आप यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये मैं कंफ्यूज थी कि अक्सर डॉक्टर्स डिजीज़ वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं और आप साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिसऑर्डर वर्ड का ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? जी सारा, जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं वो ज़हनी पेचीदगी का नाम है।
जबकि जो हमारे पास डिजीज़ होता है वो हमारे पास फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी जो जिस्म के साथ लगी हुई है, कोई फंगल इन्फेक्शन है आपको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपको, उसको आप डिजीज़ कहेंगे। ओके। जबकि जो ज़हनी पेचीदगी है या ज़हनी मसाइल हैं उनको हम डिसऑर्डर कहते हैं। मैं बड़ी कंफ्यूज थी खुद ही कि ये डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है और डिजीज़, मैं इनको मिक्स कर रही थी, मैं खुद भी कंफ्यूज थी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ पे बहुत कंफ्यूज होंगे। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि हम पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, मोटिवेशनल थेरेपी। तो मोटिवेशनल थेरेपी के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ज़्यादा देखिए ऐसा होता है कि हमारे जो मरीज़ होते हैं ज़हनी पेचीदगियों का शिकार रहते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक, क्योंकि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस वगैरह नहीं है, तो काफ़ी अरसा इनको लग जाता है ये बात समझने में कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। तो उस सारे सिलसिले में, उस सारे दौरानिए में मरीज़ हमारा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से दूर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से वो हट जाता है। जैसे कि उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, वो खाना पीना छूट जाना, नींद की कमी जाती, या अपने जो उसकी दिलचस्पी की चीज़ें, इंटरेस्ट है, उनको वो छोड़ देता है। तो मोटिवेशनल इंटरवेंशन से ये होता है कि हम उनको बैक टू लाइफ लेके आते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। अच्छा, अक्सर फैमिलीज आपके पास आती होंगी तो वो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो करती होंगी ट्रीटमेंट के बारे में या इस चीज़ के। तो कितनी फीसद मतलब फैमिलीज़ को अवेयरनेस होती है उनके मतलब बीमारी के बारे में, या अक्सर फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जिनको शायद साइकोलॉजी का पता ही नहीं है, बैकवर्ड एरियाज़ के जो मोस्टली लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो आप क्या उन फैमिलीज को भी साइको एजुकेट करती हैं? बिल्कुल, फैमिली की साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, और ये इब्तिदाई जो हमारे पास अरसा होता है जिसमें हमारे पास मरीज़ आता है उसमें हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है। हम मरीज़ के जो फैमिली होती है उनको बताते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, अलामात जो वो बताते हैं उसके मुतालिक, और इसके अलावा उनका ट्रीटमेंट प्लान, अद्वियात और फॉलोअप्स वगैरह के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो हमारे पास ज़हनी पेचीदगियों के साथ लोग होते हैं उनकी लॉन्ग टर्म की मेडिकेशंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें फैमिली को बताना बहुत लाज़मी होती हैं। ओह अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया फॉलोअप, तो क्या आपके केयरिंग हाउस में ये फॉलोअप दिया जाता है पेशेंट्स को? जी, फैमिली को हम ये फॉलोअप से मतलब फैसिलिटेट किया जाता है? फैसिलिटेट किया जाता है, बिल्कुल। हम फैमिली को ये बात बताते हैं कि आपके जो मरीज़ है उनको जाने के बाद फॉलोअप्स पे आना होगा, और वो काफ़ी लाज़मी होता है। तो ये जो फॉलोअप के लिए आप बुलाती हैं पेशेंट को, इसका कोई टाइम भी है? कितने अरसे तक मतलब कोई पेशेंट किसी फैमिली ने एडमिशन करवाया हुआ है आपके पास, तो अब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो जो पेशेंट है वो कितने अरसे तक आए आपके पास फॉलोअप के लिए? हमारे जो साइकेट्री यूनिट है उनका फॉलोअप 9 महीने का होता है, 9 मंथ तक हमारा फ्री फॉलोअप चेकअप्स होते हैं। वो हर हफ्ते हर 15 दिन बाद या हर महीने के बाद ना डॉक्टर जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट उनकी तजवीज़ उन्होंने किया होता है, और वो उसके लिहाज से आते हैं। अच्छा मैम, जब आपके पास पेशेंट फॉलोअप पे आता है, ठीक है, तो अगर आपको ये लगता हो कि इस पेशेंट में दोबारा से वही अलामात आ रही हैं या पेशेंट दोबारा से मिसमैनेज हो रहा है, तो क्या उसका दोबारा से रीएडमिशन हो सकता है? जी, बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है कि मरीज़ों के अलामात के अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है तो हम बिल्कुल उनका रीएडमिशन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया था थेरेपीज़ के बारे में, तो उसमें ये रूहानी थेरेपी क्या चीज़ है? रूहानी थेरेपी हमने आपको बताया था कि जो हमारा 3 स्टेप प्लान है उसका आखिरी ग्राफ रूहानी ग्राफ था। उसके अंदर ये होता है कि हमारे सुबह-सुबह हमारे जो वार्ड के अंदर मरीज़ हैं उनको हम सूरह रहमान की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा नमाज़ 5 वक़्त की कुरान पाक की तिलावत, और जो हमारा असर की जो हमारी नमाज़ है उसके बाद हमारे कारी साहब ने हल्के मुकर्रर किए हुए एक हल्का नमाज़ वगैरह सिखा रहा होता है दूसरे पेशेंट्स को, कुछ हदीस और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम मसनून दुआएं वगैरह वो याद कराते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको नमाज नहीं आती, तो फिर क्या उनको सिखाई जाती है? बिल्कुल ऐसा है, सिखाई जाती है। उनको मतलब आप दुआएं वगैरह भी सिखाते होंगे? मसनून दुआएं, ज़िक्र अज़कार, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बिल्कुल हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या आप कभी फेड अप हुई हैं वार्ड में? जैसे आप जाती हैं, किसी मरीज़ की हालत देखती हैं, अक्सर ये होता होगा ना कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो आप कभी फेड अप हुई हैं इस चीज़ से? नहीं ज़ारा, कभी नहीं हुई? नहीं।
आपने मतलब अनरियलिस्टिक जवाब मेरा। आपने मतलब इस चीज़ को अपनी ड्यूटी समझा कि Exactly. मैं सही से काम करूँ और ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हुए हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि केयरिंग हाउस में आप पेशेंट्स का इतना ख्याल रखती हैं और पेशेंट को जो चीज़ें नहीं आ रही होती आपके यहाँ मतलब उन पेशेंट्स को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया है कि वो पेशेंट जिसको नमाज नहीं आती आप नमाज सिखाती हैं, खुद भी आप बता रही होती हैं और वार्ड में भी इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। तो मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी है कि इस्लामी तालीमात भी हैं आपके केयरिंग हाउस में। और बाकी पेशेंट को अगर एंजाइटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का है, आप वो भी सारा मैनेज कर रही है तो खुद ही देख रही होती हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस केयरिंग हाउस की ये लगी है कि आप लोग फैमिलीज़ को भी साइको एजुकेट कर रही होती हैं, ठीक है। मैंने बाकी अदारों में देखा है कि ना वार्ड्स का विज़िट कराते हैं ये लोग और ना ही फैमिली को एजुकेट किया जाता है और ना ही फैमिलीज़ को बताया जाता है कि पेशेंट को क्या मसला है। आप वो बहुत अच्छे से फैमिलीज़ को बता रही होती हैं कि आपके पेशेंट को ये डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा आपसे जान के और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आई हैं और आपने मेरा साथ दिया और इतना मुझे एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच। और मुझे आपके केयरिंग हाउस की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप लोग 9 माह तक पेशेंट्स को फ्री फॉलोअप सेशन देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई मरीज़ यहाँ से बाहर जाता है उसको फिर से वही अलामात आना शुरू हो जाती हैं तो आप फ्री फॉलोअप करती हैं, मतलब फ्री चेकअप किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ारा, आपने इतने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और इस बात को समझा है। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ चुकी भी होंगी। अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, तो आप हमारे गैट्री यूनिट आके विज़िट कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट प्लान की बात है ज़ारा, ये इस तरह है कि ट्रीटमेंट प्लान सब पेशेंट्स का अलग होता है, क्योंकि देखिए सबकी ज़हनी अमराज़ और पेचीदगियाँ अलग होती हैं, तो फिर इनका ट्रीटमेंट प्लान हमें अलग बनाना पड़ता है। आप भी आए, ये भी मुश्किल होगा आपके लिए कि हर पेशेंट का आप अलग से ट्रीटमेंट प्लान बना रही हैं, ये एक मुश्किल बात है। अगर कोई पेशेंट हो जो एक जैसा हो तो सब धड़ाधड़ लिख देंगे कि एक जैसे ही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान आप अलग से बना रही हैं, अलग से देख रही हैं, ये भी बहुत मुश्किल काम है। जी, आप भी आएँ और अपने मरीज़ का ट्रीटमेंट प्लान हमसे जानिए। केयरिंग हाउस वॉली टाउन फेज़ 1 इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज आपने जाना केयरिंग हाउस में 80-20 रूल क्या है और 3 स्टेप्स ट्रीटमेंट प्लान क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।